आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चीज़ें करने जा रही है? दिल्ली की जनता सरकार बना रही है, पार्टी तो अपनी मेहनत कर ही रही है। पिछली बार अभय जी आप उन 8 विधायकों में एक विधायक थे जिन्होंने जीत दर्ज की थी। आप ही कह रहे हैं कि आंधी था केजरीवाल जी का, और पहली बार वो सीट जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्जिन देखने से ज़्यादा इस बात पे व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे मिली वहाँ जीत। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर तरफ शोर सुनाई देने लगा है। नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय वर्मा जी हैं, जिनको इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। आपका भी। अभय जी, चूंकि अब सब कुछ साफ हो गया है और सिर्फ 12 सीटें रह गई हैं और बाकी सारी सीटें घोषित हो गई हैं आपकी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदें कैसी हैं? देखिए, ज़मीन पे अगर आप जाएंगे तो ज़मीन पे लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है आम आदमी पार्टी के सरकार को लेकर। और मैं आपको बताऊं, लोग कह रहे हैं कि हमने 15 साल कांग्रेस को देख लिया, 12 साल अरविंद केजरीवाल को भी देख लिया, अब बीजेपी को देखेंगे। लोगों में ये भावना है। मैं आप जो अंडर करंट है लोगों के बीच में, बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे लालच वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में है कि अब भाजपा को लाना है, अब मोदी जी के साथ जाना है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। क्योंकि लोग थक गए हैं, यमुना मैली, पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं है, गलियां टूटी हुई है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, बारिश में लोग बरसात के पानी में डूब के मर रहे हैं। तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो केवल 8 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और कांग्रेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। उसके पहले के भी चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति थी। इतनी लंबी संख्या है कवर करने के लिए, क्या कुछ लगता है रणनीति उस तरीके की बन गई है? चीज़ें वाकई में संगठन के स्तर पे या पार्टी के स्तर पे मजबूत नज़र आ रही हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और पिछले 2 लोकसभा की जीत और इस बार की जीत में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे थे, तथाकथित इंडिया अलायंस के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, और जनता में एक संदेश था कि भाजपा वर्सेस अदर्स। उसके बाद भी लोगों ने 7 की 7 सीटें मोदी जी के पक्ष में जिता के भेजा। वो इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी के ट्रायल के रूप में आप देख सकते हैं। हम 1-1.5 साल से तैयारी में थे, और लोकसभा चुनाव में जब हमने कांग्रेस और आप को मिल के लड़े और फिर भी उनको हर जगह हराए, तो हमारा हौसला बुलंद है, संगठन पूरा चुस्त और दुरुस्त है। अभी उस तरीके से रैलियों के स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं शुरू हुई हैं और माहौल एक जो बनने का दिखाई देता है पूरा, वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। हम मैन टू मैन मार्किंग, डोर टू डोर कैंपेन पे विश्वास करते हैं, और हमने अभी लगभग पूरे दिल्ली में 3200 नुक्कड़ सभाएं की है, जिसमें 100, 150, 200 लोग उपस्थित होते थे। ठीक बात है, 100, 150 लोग इकट्ठा होता है तो उसका ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता, लोगों के नज़रों में नहीं आता। लेकिन ऐसे 3200 बैठक पूरे दिल्ली में किए गए हैं, और अभी हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रत्येक बूथ, जो कि 13,000 बूथ है हमारे दिल्ली में लगभग, उन 13,000 बूथों पे हमारी 13,000 टोलियां निकल रही है, और पूरे दिन भर में उसे 50 घर में संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो हम माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, हम जमीन पे लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने घोषणाएं बहुत की हैं, क्योंकि पहले बिजली और पानी को लेकर उनकी एक लोकप्रियता देखी जा रही है और अब उन्होंने महिला सम्मान राशि, फिर उसके बाद बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री, इस तरह की घोषणाएं कर दी हैं। क्या लगता है इस तरह की घोषणाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी के आगे कुछ मुश्किलें? देखिए, ये घोषणा अभी का नहीं है। मैं तो विधानसभा का सदस्य था, पिछले बजट में ये घोषणा की गई थी,
और ये कहा गया था कि हम 1,000 रुपया दिल्ली की हर महिला को देंगे। हम लोगों ने भी मेज थपथपा के इसका स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। फिर आ गया लोकसभा का चुनाव, तो उन्होंने कहा लोकसभा के चुनाव में आप वोट दो और फॉर्म भरो, हम आपको चुनाव के बाद देंगे। चुनाव के बाद भी नहीं दिया। अब सत्र समाप्त हो गया, चुनाव सर पे आ गया, तो आके सीधा सीधा आप झूठ बोलते हो कि हमने 1,000 दे दिया, अब इसको 2,100 कर रहे हैं। पहले 1,000 तो दे दो। और बड़ी बात, पंजाब में 1,000 रुपया प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। आज से 2 साल, सवा 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें घोषणा हुआ था और आज तक नहीं मिला। पंजाब की महिलाएं दिल्ली आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे आके प्रदर्शन करती हैं, तो इनकी कलई खुली हुई है। ये नहीं दे सकते, ये प्रूफ हो चुका है। पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में जो 1,000 रुपये का घोषणा किया था वो भी नहीं दिया, तो 2,100 कहाँ से देंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है, दिल्ली की जनता आज केजरीवाल पे हंसती है कि रोज़ वो एक घोषणा करते हैं। कभी कहते हैं कि बुजुर्गों 60 साल से ऊपर के कितने भी पैसे का इलाज है, फ्री है। पहले आप साफ साफ चादर और कंबल तो हॉस्पिटल में दे दो, आप स्टाफ की बहाली तो कर लो हॉस्पिटलों में, आप दवा, नकली दवा तो रोक पाओ। अभी बुनियादी ज़रूरत जो हॉस्पिटल में है वो भी ये सरकार नहीं दे पा रही है, वो पूरे खर्चा कहाँ से उठाएगी। तो क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। जैसे उन्होंने कह दिया कि हम पुजारी को और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना देंगे। कोई मान के तैयार नहीं है। जो आदमी 1,000 रुपया महीना महिलाओं को नहीं दे पाया, वो 18,000 क्या देगा। तो क्या है, वादे और घोषणाएं धरातल पे हो तो लगता है कि हो जाएगा। जैसे मैं अपने केंद्र सरकार के लिए कहूँगा, किसान सम्मान निधि देंगे तो दे रहे हैं। अगर हम लोगों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लाडली योजना, बहना योजना हमने घोषित किया तो दिया, अभी भी चल रहा है। हरियाणा में हमने घोषित किया तो हम दे रहे हैं। तो क्या है कि ये घोषणा, और मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है उनसे, आप घोषणाएं क्यों कर रहे हो? आप सरकार में हो, लागू कर दो। लागू आप कर नहीं रहे, घोषणाएं कर रहे हो। तो ये तो फिर वही बात हुआ कि सत्ता में रहते हुए आप कर पा नहीं रहे। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात कही, तो ये नहीं कहा उन्होंने कि लोकसभा चुनाव के बाद दूंगा। उन्होंने कहा अभी से दूंगा और आगे 5 साल तक दूंगा। तो ये अंतर है। अभय जी, जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कहा वो किया, और जहाँ जहाँ भी जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ जो भी वादे किए वो पूरे किए गए। तो वादे करने और योजनाओं को लागू करने की बात फिर उतने मजबूती से क्यों नहीं हो रही है? सीएजी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या खास है ऐसा सीएजी रिपोर्ट में? देखिए, सीएजी रिपोर्ट, देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। सीएजी की रिपोर्ट आई, नियमानुसार उसको हाउस में रखना चाहिए, इन्होंने नहीं रखा। हमने एलजी को चिट्ठी लिखा है, एलजी साहब ने चिट्ठी में जवाब दिया कि सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखो, नहीं रखा। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट से डायरेक्शन आ गया कि इस रिपोर्ट को आप पटल पे रखो, नहीं रखा। क्यों नहीं रखा भाई? यहाँ से समझ में आ रहा है कि दाल में काला है। सीएजी की रिपोर्ट कुछ लीक हुई है? लीक कहाँ से हुई है, क्या हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि केवल शराब यानी एक्साइज पॉलिसी को लेकर 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार का। और रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये सत्य है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार इस दिल्ली में बैठी हुई है। आपके ही विधानसभा क्षेत्र में विकास मार्ग है, हम लोग जब उधर से गुजरते हैं तो नज़र आता है काफ़ी सुधार तो करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर वो चीज़ें भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। बहुत हौच पौच है और ट्रैफिक जैम बहुत रहता है, हमेशा जो है वो रास्ता किनारे से कभी बीच से खुदा रहता है। क्या कुछ वहाँ चलता रहता है, चूँकि आप उस क्षेत्र के हैं? देखिए, विकास मार्ग पे ट्रैफिक कंजेशन है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस पे बाद में आऊँगा।
विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण के कार्य को जो हमने कराया है, अब आप विकास मार्ग पे जाते होंगे तो दोनों तरफ बहुत अच्छा फुटपाथ, लाइट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लग गया है। लेकिन उसको कराने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े वो मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। मंत्री जी आते हैं, कहते हैं ये काम मत करो, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अगर काम करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र होता है। और जब उससे भी काम नहीं रुका, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं कानून को जानता हूँ, तो मैं अधिकारियों को मीटिंग्स में घेरता था, हाउस में मैं प्रश्न उठाता था, तो इन्होंने अपने एक कार्यकर्ता से विकास मार्ग को लेकर एक मुकदमा डलवा दिया हाई कोर्ट में, और वहाँ इनका पर्यावरण विभाग ये लिखित दे दिया कि ये ग्रीन बेल्ट है। जब हम तथ्य को लेके गए ग्रीन बेल्ट है, तो वो फ्लाईओवर क्यों बन गया यमुना पार, आईटीओ से यमुना पार आने के लिए? अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो मेट्रो कैसे चली गई? अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो 100 फुटा रोड कैसे बन गया? अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो दोनों तरफ मार्केट कैसे बस गया? जब इस तथ्य को हम कोर्ट के सामने लेके आए, तब जाके 2 साल के संघर्ष के बाद वो विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण हुआ। अब दूसरा इशू है ट्रैफिक कंजेशन। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक कंजेशन है, और ट्रैफिक कंजेशन पे भी हमने काम किया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ हम बैठे हैं, एमसीडी के साथ बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के साथ बैठे हैं, और हमने एक निचोड़ निकाला है कि इस विकास मार्ग पे जितने रेड लाइट हैं उनको समाप्त किया जाए। और इस बात के लिए ट्रैफिक पुलिस तैयार हो गई है कि हाँ, रेड लाइट समाप्त करेंगे तो कंजेशन खत्म होगा। अब रेड लाइट समाप्त करेंगे तो इधर से उधर जाने वाले लोगों का क्या होगा? क्योंकि हमारा मंडावली भी उधर है, पांडव नगर है, इधर कृष्णा नगर है। तो फिर ये रास्ता निकाला गया है कि हम यू टर्न बनाएंगे, और 2 यू टर्न बनेगा, एक प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के उधर, दूसरा प्रीत विहार और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बीच में। एक यू टर्न बनेगा निर्माण विहार और लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बीच में, और एक लक्ष्मीनगर से और आईटीओ के बीच में। तो कोई भी गाड़ी, लाइट बंद हो जाएगा, कोई भी गाड़ी रुकेगी नहीं। जिस गाड़ी को अगर जाना है मदर डेयरी या मंडावली, तो वो यू टर्न लेके फिर चली जाएगी। तो हमने रास्ता निकाल दिया, और प्रयोग के तौर पे अगर आप अभी जमुना पार जाएंगे तो प्रीत विहार रेड लाइट को हमने बंद कर दिया है, ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया, यू टर्न बन गया है। वो जैसे ही कामयाब होगा तो मेरठ विधानसभा का जो एरिया है वहाँ भी वही पॉलिसी को लागू किया जाएगा। तो हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति मिले, लेकिन देखते हैं कामयाबी कितनी मिलती है। दिल्ली में अपराध एक बड़ा विषय है, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार यह कहती है कि दिल्ली पुलिस उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में होती तो अपराध पे अंकुश लगा देते। अपराध को लेकर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। देखिए, आज ही मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान पढ़ा हूँ, और उस बयान में ये था कि दिल्ली में पिछले सालों से अपराध कम हुआ है, और ये फैक्ट है, फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस इनके पास है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, ये करने से अपराध रुक जाएगा क्या? मैं इस पे कुछ कहने से ज़्यादा मैं आपको एक आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में अपराध रोकने के बहुत चीज़ें ऐसी है जो दिल्ली सरकार कर सकती है। नंबर 1, सामाजिक जागरूकता के लिए क्या कर रही है? कैमरे लगाने की बात की थी दिल्ली सरकार, कितने कैमरे लगाए? आपके कितने कैमरे काम कर रहे हैं? उन कैमरों की रिपोर्टिंग आप दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हो? पीडब्ल्यूडी के कब्जे में क्यों रखा हुआ है? इतना लेंदी प्रोसेस कि अगर एक अपराध होता है कहीं तो उसके सीसीटीवी फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाती है, वहाँ एप्लीकेशन देती है, फिर उनको वो लीड मिलता है, फिर उस लीड को देखते तब तक तो चोर पता नहीं कहाँ से कहाँ भाग जाता है। तो सरकार की मंशा क्या है वो इस पूरे प्रक्रिया से पता चलता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक टास्क फोर्स बन जाए, या एक सर्विलेंस कमेटी बन जाए, या एक लुक आफ्टर कमेटी बन जाए, या एक ऐसा कुछ बन जाए जिसमें दिल्ली पुलिस के नुमाइंदे,
दिल्ली सरकार के नुमाइंदे महीने में एक बार बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अपराधों पे अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नगर निगम, आम आदमी पार्टी सरकार है, इंक्रोचमेंट हटाना उनका काम है, हटाने में हेल्प पुलिस करेगा और वो एसडीएम के निरीक्षण में होगा। एसडीएम दिल्ली पुलिस, एसडीएम दिल्ली सरकार का अंग, नगर निगम स्वायत्त बॉडी, सिविक बॉडी है, और दिल्ली पुलिस एक बॉडी। तीनों में समन्वय नहीं होगा तो इंक्रोचमेंट हटेगा कैसे? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे मैं अपने बहुत सारे सुझाव दे सकता हूं, लेकिन अगर मेरा आदत है दोष लगाना, मैं चाहता हूं कि केवल दोष लगाता रहूं, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है वो हमें समझना होगा और वो एग्जीक्यूट करना होगा। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चीज़ें करने जा रही है और पब्लिक के बीच से जो भाव आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, उनसे क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं अभी मोदी जी की 2 रैलियां हुई और उन रैलियों में जो मोदी जी को लेकर एक लोगों में उत्साह और उमंग है ना, उनको एक बात समझ में आ गया है दिल्ली के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी चाहे या ना चाहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहें या ना चाहें, दिल्ली की जनता चाह रही है कि इस बार भाजपा की सरकार बने और दिल्ली की जनता चल पड़ी है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े वायदे, इतने बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, कोई लहर दिख रहा है? आप तो पत्रकार हैं, आप फील्ड में जाइए। केजरीवाल को लेकर लोग मजाक करते हैं, नाटक करते हैं, उसका मिमिक्री करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी कि लोगों को खुद लग रहा है कि ये करेगा कुछ नहीं, केवल गोली दे रहा है, चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएगा। तो इसलिए इस बार दिल्ली की जनता सरकार बना रही है। पार्टी तो अपनी मेहनत कर ही रही है, पार्टी का अपना प्रयास रहता ही है, निरंतर रहता है, लेकिन जब जनता चाह जाती है तो जो वातावरण है हमारे यहाँ, मेरी कल घोषणा हुई टिकट की, रात में 250 लोग मेरे घर पे थे। सुबह मैंने कहा कि मैं मंदिर आऊँगा पूजा करने, 400-500 लोग पहुँच गए। आज दिन भर मैं कोई काम नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हर जगह से फ़ोन आ रहा है, भाई साहब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पहुँच रहे हैं तो 100-150 लोग खड़े हैं, फूल माला पटाखे ले। तो मुझे लगता है कि जो वातावरण ज़मीन पे है ना, उसका अंदाज़ा केजरीवाल जी को नहीं है। 8 तारीख को पता चलेगा आपको। पिछली बार अभय जी, आप उन 8 विधायकों में एक विधायक थे जिन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी आप मैदान में हैं और पिछली बार का मार्जिन उतना अच्छा नहीं था, करीब 800 वोटों से जो है आप जीते थे। इस बार की क्या तैयारी है? देखिए, 880 वोट के मार्जिन की चर्चा दिल्ली के कई अखबारों में आई है। कभी कभी मुझे लगता है कि उस जीत के तह में जाके देखने की ज़रूरत है। वो 880 वोट महत्वपूर्ण नहीं है, वो ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी नगर में पहली जीत हासिल की, इससे पहले कभी नहीं जीती थी। मैं तो कहता हूँ 8 वोट से भी जीत होता ना तो पार्टी के लिए वो ऐतिहासिक घटना है। 70 विधानसभाओं में ऐसा एक विधानसभा था जो हम कभी जीते ही नहीं, और पहली बार आप ही कह रहे हैं कि आंधी था केजरीवाल जी का, और पहली बार वो सीट जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्जिन देखने से ज़्यादा इस बात पे व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे मिली वहाँ जीत, इस विपरीत परिस्थिति में कैसे भाजपा जीत गई, ये चर्चा होनी चाहिए। और मैं इसलिए उत्साहित हूँ कि जब मुझे जीत मिली तो मैंने प्रण किया कि मैं भी कुछ करूँगा, और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज लक्ष्मीनगर विधानसभा में 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचा दिया हूं। सबको 50-60% ईंधन पे खर्च का फ़ायदा मिल रहा है। आज यमुना खादर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटा के असीता ईस्ट जैसा इंटरनेशनल पार्क तैयार कर दिया हूँ। आप जाके देखिए, असीता ईस्ट आप लोग अखबार पे छापते रहते हैं, विदेशी सैलानियाँ भी वहाँ आते हैं।
तो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, मेरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि एक रोड मेरठ एक्सप्रेस वे, दूसरा रोड देहरादून एक्सप्रेस वे। आप देखिए उस एरिया का वैल्यू क्या होगा, 2-2 एक्सप्रेस वे उस एरिया से निकल रहा है। तो मैं इसलिए उत्साहित हूँ, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने 800 गलियां हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 500 गलियों को मैं बनवा चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री सड़क योजना से मुझे 1 रुपया नहीं मिला। मैं यूडी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, केंद्र सरकार, ऐसे जगहों से मदद लेके ये सब काम करवाया हूं। और लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का विधायक भारत सरकार से मदद लेकर अगर असिता ईस्ट प्रोजेक्ट ला सकता है, अगर घर घर आईजीएल गैस पाइपलाइन संकरी गलियों में पहुंचा सकता है, तो जब भाजपा की सरकार बनेगी तो कितना बड़ा कायाकल्प होगा। भाजपा की सरकार बनेगी और बहुत बड़ा कायाकल्प होगा। आप बहुत उत्साहित हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जिस तरह का आपका उत्साह है वैसे ही परिणाम भी सामने आए। आपने हमसे बातचीत की, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।